आप सभी। तो ये मेरे कोर्स का लास्ट लेसन है जो हम लोग देखेंगे, जिसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का जो कि यूपीएससी ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। 10 में से एक जो 10 टॉपिक उन्होंने दिया था उसमें से एक है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखना। मैं हूँ इंजीनियर अभी और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इम्पैक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, किसी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके एनालिसिस हम लोग करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे टाइम बेस्ड इम्पैक्ट एनालिसिस। टाइम बेस्ड इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, इम्पैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स हम लोग उसके टाइम बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से इम्पैक्ट देखना है। एक तो है शॉर्ट टर्म्स फॉर 1 to 2 ईयर। आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जो प्रोजेक्ट लगाने वाले हो, जो इंडस्ट्री लगाने वाले हो, उसका 1-2 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कहलाता है आपकी कंपनी का, आपके इंडस्ट्री का। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कि 30 से 70 साल में के बीच आपका क्या इम्पैक्ट पड़ना है। उससे पहले आता है मीडियम टर्म्स। मीडियम टर्म्स में आता है कि 10 से 30 साल के बीच आपका कंपनी क्या इम्पैक्ट डालेगा एनवायरमेंट में। कभी कभी होता है कि आपका शॉर्ट टर्म तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, पर बाद में वो ज्यादा दिन तक चलता रहता है तो धीरे धीरे वो मरकरी छोड़ता रहता है, या फिर कोई और ऐसा चीज जो एक समय ऐसा ला देता है कि वहां पर किसी के रहने लायक ही नहीं छोड़ता है। तो वो आपको पूरा बना के देना पड़ता है कि भाई आपको 1 से 2 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 30 से अगर 10 साल तक आपका ऐसी कंटिन्यूस चलता रहा तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है आप वहां जैसे कि कोई कंपनियां रहती है जो कोको कोला बनाती है, कोको कोला बनाने के लिए पानी चाहिए उसको, और पानी कहां से लेती है, वो पानी लेती है जमीन से। तो जमीन से पानी लेती है और उसके पास लाखों के लाख बन रहा है डेली के डेली, उसके पास कोल्ड ड्रिंक, उतना पानी वो डेली निकालेगी जमीन से, तो वहां पूरा का पूरा 10 से 30 साल में पूरा पानी ही खत्म हो जाएगा आपका। और खासकर अगर ऐसा इलाका में लगा दिया जब पहले से ही पानी की क्राइसिस है, जो भूमि जल ऐसे ही नीचे है बहुत ज्यादा, और उसमें जो है तुम लोग तो कल नहीं लगा पा रहे हो कि गरीब लोग हो, पर वो तो कंपनी है, वो तो पूरा अंदर तक पाइप लगा देगी और जितना पानी वो सब खींच लेगी, क्योंकि जितना है वो तो हमको दे दो, बाकी तुम लोग प्यासे मरो। तो ये सब चीजें हैं। तो वो 1-2 दिन में दिखेगा नहीं, पर अगर 10 से 30 साल अगर चला तो पूरा वहां पे पानी की क्राइसिस आ जाएगी। पानी की भूमि जो जल है, भूमिगत जल है, उसका लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी दिक्कत है, सब चीजें इसमें दिखानी पड़ती है आपको कि कब तक चलेगा, उसमें कितना चीजें की जरूरत है। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म वो है आपका 30 से 70 साल का, तो उसने उतने दिन तक चला तो क्या उसका असर पड़ने वाला है। उसका मिटिगेशन, तो मिटिगेशन को देखते हैं हम लोग आगे की चीजों में। मिटिगेशन क्या होता है, ये है मिटिगेशन, इट इज द डन टू ड्राइव अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चेंज ऑफ impact of any project। ये क्यों किया जाता है मिटिगेशन, इट इज डन टू ड्राइव अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। इसके बाद इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड रिपोर्टिंग। प्रिवेंटिव क्या होता है, काम करने से पहले रोकिए। करेक्टिव हो गया तो उसको रोकथाम कीजिए, और रिपोर्टिंग है रिपोर्ट कीजिए। प्रिवेंटिव क्या है, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजास्टर दैट इज अवेयर द जनरल पब्लिक। उसके बाद करेक्टिव, टू मिटिगेट द डिजास्टर दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिवाइस और टेक फॉर द डिजास्टर मिटिगेशन। उसके बाद रिपोर्टिंग, प्रिपेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो आप रिपोर्ट कीजिए डिसीजन मेकिंग जो भी है, उसके डिसीजन जो भी है, आपका इम्पैक्ट होने वाला, खराब होने वाला है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाला है, उसकी चीज का आप रिपोर्ट कीजिए आप जो हायर अथॉरिटी है, ताकि वो एक्शन ले सके। उसके बाद है आपका इट कैन बी डन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे किया जा सकता है ये, जैसे कि है आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद मैं इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मिटिगेशन का, वो कैसे किया जा सकता है। उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार कीजिए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर के फॉर्म में आप उसको बनाइए। उसके बाद है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनाइए आप, EIS बनाइए आप। उसके बाद है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो देखिए ये सब छोटे छोटे टर्म्स आते हैं कि EIS क्या है, इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्यों करते हैं, कहाँ है। 3-4 स्टेटमेंट लिख के वो दे देंगे आपके सामने। उसके बाद है आपने देखा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को,
उसके बाद EIS के बारे में देखते हैं। EIS इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। इनके इश्यूज पर आपको स्टेटमेंट बनाने होते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन सॉइल, वाटर और बायोफिजिकल फैक्टर। तो आपका जो कंपनी आपने लगाया है, क्या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका सॉइल पे, वाटर पे और वहाँ पे बायोफिजिकल फैक्टर्स जो है उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपके डालने से ऐसा ना हो कि वहाँ के सारे के लोगों को रोजगार ही बंद हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, कि आप दूसरों का रोजगार छीन लीजिएगा, ये सभी चीज को आप वो चेक करते हैं। क्योंकि वहाँ लोकल आप यहाँ पे लगा रहे हो, वही लोकल लोग वोट दिया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो वो वोटर्स का को देखेगा ही वो। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन लैंड यूज्ड एंड इट्स चेंज। तो जो लैंड आप यूज कर रहे हो, कितना जमीन यूज कर रहे हो आप, और उस पर क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके इस काम से लैंड पे, तो वो सभी चीजों को आपको देना होता है, अपने स्टेटमेंट में बताना होता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो आप तैयार करोगे उसमें आपको बताना होगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन लैंड यूज्ड एंड इट्स चेंज। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे भी आपके इम्पैक्ट को दिखाना पड़ेगा कि वहाँ के आसपास के लोगों पर हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। कॉस्ट, बेनिफिट एंड लॉस इंक्लूड द मेजर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कवर द फॉलोइंग। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हम लोग हमारा क्या होगा और उसमें क्या क्या चीजें कवर होगी वो चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेफ गार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स। उसके बाद है प्लान्स फॉर द रिहेबिटेशन एंड हैबिटेशन ETC। उसके बाद है कंटीजेंसी प्लान फॉर एक्सीडेंट एंड डैमेज, मॉनिटरिंग एंड द फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये सारी चीजें आपको करने होते हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्सप्लोर असेसमेंट लोकेशन। ये क्या है, ह्यूमन एक्सप्लोर असेसमेंट लोकेशन क्या है? इट वाज डेवलप्ड एज द कांसेप्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड मॉनिटरिंग बाय WHO। WHO ने डाला है कि भाई आपका जो है ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो काम करने वालों को दिक्कत करेगा आपका इन्वायरमेंट, ऐसा तो इन्वायरमेंट नहीं कर रखा आपने। तो ये कहता है इसको चेक कीजिए, इसका पूरा रिपोर्ट दीजिए हमको, तब हाँ आपको अप्रूवल देंगे। तो ये है इन द कॉपरेशन विथ UNEP द टारगेट इज टू मेंटेन फेयर ह्यूमन हेल्थ। तो ये आपका ये सब चीजें आपको दिखाने पड़ते हैं। कोई भी भाई इतना आसान नहीं होता है कोई भी कंपनी लगाना, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ EIA रिपोर्ट्स। उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग ओवर EIA, कोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस कंडीशन EIA in India started in 1970 by the Department of Science and Technology on the recommendation of the Planning Commission। तो ये शुरू किया गया था आपका 1970 में, किसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन जो आपका बना है उसके तहत ये किया गया था, जिसमें अब प्लानिंग कमीशन को हटा के अब कर दिया गया उसको नीति आयोग। तो जो मोदी जी ने नीति आयोग इसको कर दिया। तो 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट स्टार्टेड EIA फॉर हैवी इंडस्ट्री। 1950 में तो हैवी इंडस्ट्री के लिए ये आया था। उसके बाद आया था 1994 में EIA ब्रॉट अंडर द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो बहुत सारी चीजें आती गई, डेवलप होता गया, चीजें लाती गई। जैसे कि 2006 में फिर क्या हुआ, EIA नोटिफिकेशन 2006 का क्या था, द प्रोजेक्ट आर डिवाइडेड इनटू एंड कैटेगरीज। तो आप जो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप कैटेगरी में डिवाइड कीजिए कि आपका A कैटेगरी का प्रोजेक्ट है या B कैटेगरी का। A कैटेगरी का प्रोजेक्ट क्या कहलाएगा, विच आर एक्सपेंशंस ऑफ मॉडरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। क्या आपके पहले से प्रोजेक्ट है उसी का आप उसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं उसी काम को, तो उसके बारे में बताइए, उसको A कैटेगरी में रखिए। B कैटेगरी में क्या है, न्यू प्रीसियर शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट लेकिन स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है तो उसको इसमें रखिए। उसके कैटेगरी B2 में आपको क्या रखना है, डू नॉट रिक्वायर एनी प्रियर परमिशन आइदर दे रिक्वायर सबमिट EIA रिपोर्ट। तो ये आपको ये भी बताना, आपको याद ध्यान रखना है कि कैटेगरी A के प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, कैटेगरी B के प्रोजेक्ट किसे कहते हैं और कैटेगरी B2 के प्रोजेक्ट कौन कहलाते हैं। कैटेगरी A के प्रोजेक्ट कौन है, which are expansions of the moderation of existing project that is permission from central government and permitted by the Ministry of Environment Forest।
तो इससे आपको परमिशन लेना पड़ता है अगर आप ए प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो बी प्रोजेक्ट की बात करें अगर हम लोग, और बी प्रोजेक्ट बी कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट कैटेगराइज हुआ है तो आपको आर द प्रोजेक्ट्स ऑफ न्यू ऑफिशियल शॉर्ट टर्म्स डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन बाय स्टेट EIA अथॉरिटी। अगर कैटेगरी B2 में अगर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है तो डू नॉट रिकॉर्ड एनी prior permission either they required to submit EIA reports according to new rules before beginning any project of the authority. After identification and screening, a scoping must be complied by the public कंसल्टेंट एंड ऑफिशियल। तो ये सब सारी चीजें थी हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के से रिलेटेड चीजें, और इस प्रकार से हमारा जो ये कोर्स था ये भी कंप्लीट होता है यहीं पे, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है आपका EIA, और ये कोर्स भी आपका जो मैं बता रहा था बेसिक इन्वायरमेंट एंड एनर्जी ये भी कंप्लीट होता है आप लोगों का। जो जनरल स्टडी ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी का एक पेपर था जो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। काफी हम लोगों ने मेहनत किया पर अंततः ये कंप्लीट ये खत्म हो ही गया। तो कब से चलता ही जा रहा था अंत में लग रहा था कब खत्म होगा पर अंत में खत्म हो ही गया। तो चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये हूँ मैं, और ये मेरा YouTube का चैनल A.S.K आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन कोर्स बना हुआ है। तो जो यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा तो वहीं पर से आपको देखना पड़ेगा, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। कोई मैं कहाँ पे क्या ऐड करूँगा कोई नहीं जानता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसे समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में बना हुआ है, बस क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। यहाँ पे सारे थ्योरीज बताए गए हैं और कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा क्रैश कोर्स मेरा बना हुआ है। इसके अलावा मेरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो एनर्जी का ही आपका एक पार्ट है, इसी जो कोर्स बना रहा हूँ इसका डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप हैं तो मैकेनिकल टेक्निकल पेपर में भी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को डिटेल में अलग से पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी करके, तो ये आपके यहाँ मिल जाएगा। ESE 2018 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने पूरा पेपर सोल्व करके दिखाया, और ये पेपर पूरा मैंने क्रैश कोर्स जब बनाया था ये क्रैश कोर्स मैंने बना दिया था पिछले एग्जाम से पहले, और इसी क्रैश कोर्स से मैंने पूरा पेपर सोल्व करके दिखाया था कि पेपर कैसे सोल्व हो जाएगा आपका उतने से ही। तो ये देखिए दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जनरल स्टडी के पेपर्स पहले से ही बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल पे, जो आप बार बार करिए बनाइए वो बनाइए सर, वो सब कुछ पहले से बना हुआ। जो नहीं बना उसको मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, आपके एग्जाम आने से पहले बन जाएगा। तो आप फॉलो करके मुझे रखिए, ताकि एग्जाम ऐसा ना कि एग्जाम के बाद आपको पता चले कि ये सब तो तैयार था हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये आप मुझे फॉलो करके कि जैसे ही मैं ऐड करूँ तो वैसे ही आप उसको देख लें। तो ये आपका बेसिक मटेरियल साइंस। उसके बाद भी आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको मिल जाएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। ये सारे मतलब इतने डिटेल में मिल जाएगा आपको। काफी लोगों ने पसंद किया है, पिछले साल भी बहुत लोगों ने देखा है, इस साल भी आप लोग इससे अपना लाभ उठाइए और उसको देखिए। अच्छे से समझाया भी है मैंने। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेसन में इतना ही था। तो भाई आप मुझे बताइए, आप मुझे 5 रेटिंग दीजिए और रिव्यू में बताइए कि आपको आगे कौन से कोर्स चाहिए, किस सब्जेक्ट का। ऐसे मैं जो बना चुका हूँ उसके बारे में मत कहिएगा, जो मैंने अकेडमी या फिर यूट्यूब चैनल पर बना कर रख चुका हूँ उसके बारे में आप मत बताइएगा। बाकी आप बताइए कि क्या आपको कैसा कोर्स चाहिए और क्या सुधार चाहिए। ये सारी चीजें आप मुझे रिव्यू में लिखिए, रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को यदि आपको अच्छा लगा हो तो, और पूछिए यदि कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहे हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और शेयर कीजिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, लोगों को भी मदद मिले। भाई जानते हो कि भाई कितना ज्यादा लक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और लक तो भाई उसी का काम करता है, उसी की हेल्प करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। और ऐसे भी जब तक आप गुरु को कोई दक्षिणा नहीं देते हो तब तक आपका काम सफल नहीं होता है। जैसे बेचारा कर्म सीखने के बाद भी उसका काम, उसके ज्ञान, उसका नॉलेज काम नहीं आया जब उसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यही अगर आप अपने टीचर की बात मानोगे, इसको शेयर करोगे, दूसरे की मदद करोगे तो जरूर ये आपके काम आएगा, आपको याद रहेगा। अच्छे साफ सुथरे दिमाग से मस्तिष्क से आप जाओगे। अगर ऐसे ही लगे रहोगे कि हम नहीं बताएंगे उसको, हम पढ़ लेंगे अकेले, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से कोर्स को देख रहे हैं। आप लोगों को भला हो, आपका एग्जाम अच्छा जाए। आप शुभ कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।